गुड मॉर्निंग दोस्तों। और यू माय डियर फ्रेंड्स, और यू कैसे हैं आप लोग डियर फ्रेंड्स? लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आप लोग का एक बार फिर से माय डियर फ्रेंड्स स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, टॉप एडुकेटर, क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ अब फिर से एक बार हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप लोग। माय डियर फ्रेंड्स, क्रैक यूपीएससी सीएससी वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द इंडियन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। एंड व्हाट यू विल गेट फ्रेंड्स in this platform, you will get daily live classes, well structured and well designed course है आप लोगों के लिए dear friends. Well designed course, structured, all our courses are structured in line with your exam syllabus and live test and quizzes है इस प्लेटफॉर्म पे dear friends. Unlimited access है, daily live classes है यानी कि chat with your educator मेरे साथ जुड़ के जो है वो चैट कर सकते हैं, इंगेज इन डिस्कशन कर सकते हैं, आस्क योर एनी टाइप ऑफ डाउट, अपने डाउट को इस प्लेटफॉर्म पे डियर फ्रेंड्स क्लियर कर सकते हैं। आप अपने इवेल्युएट योर प्रिपरेशन यानी कि प्रिपरेशन जो है आपके किस दिशा में जा रही है इसके बारे में आपको सटीक जानकारी इस प्लेटफॉर्म पे दी जाती है। ठीक है, ऑल आवर कोर्सेज वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड यानी कि अनलिमिटेड एक्सेस इस प्लेटफॉर्म पे आपको डियर फ्रेंड्स मिलता है। और कंफर्टेबली आप एक छोटे से भी डिवाइस पे भी यूपीएससी सीएससी का जो है ऑनलाइन पढ़ाई आप लोग कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस सब चीज़ की पढ़ाई यहाँ पे होती है। और डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप माय डियर फ्रेंड्स, और फिर हम लोग जो है पढ़ाई शुरू करते हैं आज की। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहें तो अनअकैडमी नवनीत सरन के साथ जो है इस प्लेटफॉर्म पे जो है जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा। और अबाउट मी मेरे दोस्तों, माय नेम इज नवनीत नवनीत सरन, हिस्ट्री ऑनर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, 1 year पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट एंड चाइनीज स्टडीज एंड मोर देन 1 decade से भी अधिक समय से दिल्ली के आईएएस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का एक्सपीरियंस। और इसी एक्सपीरियंस को हम आपके साथ जो है वो साझा कर रहे हैं दोस्तों। तो आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, अगर कल की पढ़ाई आप लोगों ने देखी होगी, पढ़ी होगी, और इस प्लेटफॉर्म की खासियत भी यही है कि आप जो है वो 24/7 जो है पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है इस पे। तो हम लोग विचारधाराओं की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में, उसके भी पिछले क्लास में जो हमने बताया कि किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उस पे मॉडरेट मेंडिकेट जो है जो नरमपंथी हैं, किस तरीके से 20 सालों तक जो उनकी राजनीति चलती है, उनकी विचारधाराओं से प्रेरित होती है। जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी बताई है, उसमें भी काफी किसका ब्रेन चाइल्ड था, वो चीजें हमने बताई। तो उनकी विचारधाराएं फिर 1905 बंग भंग के बाद जो पढ़ाया हमने कि उसमें क्या था, उसमें जो अतिवादी आ जाते हैं, जो गरम दल के लोग आ जाते हैं, लाल बाल और पाल का जो जिक्र है उसके बारे में अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरियों की जो सोच है, व्यक्तिगत बहादुरी की जो सोच है, उसके सेकंड फेज को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। किस तरीके से असहयोग आंदोलन से जो कुंठाएं, जो व्यक्तिगत बहादुरी की जो बात की गई, उससे हम लोग देखेंगे कि एक तो असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, दूसरा ये मिला कैसे मौका। तो साइमन कमीशन में आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से लाला लाजपत राय पे बर्बर लाठी डंडों से प्रहार किया गया और वो शहीद भी हो गए थे। उसके बाद से क्रांतिकारी आंदोलन जो है किस तरीके से अपने किस रूप में आता है, कि उनसे विचारधारा को लेके आता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी आज लेंगे, पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। और आप देख सकते हैं कि 100+ टॉप एडुकेटरों की जो टीम है, जो ऑलरेडी इसमें कई सारे एडुकेटर हैं जो आपके लिए ऑलरेडी आईएएस क्वालिफाई कर चुके हैं, और ये लोग जो आपके लिए पूरी सिलेबस तैयार करते हैं, इनके साथ पढ़ने का मौका डिफरेंट्स मिलता है। 100+ टॉप एडुकेटरों की टीम जो है, डिफरेंट्स कम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन प्लान जो है आपके लिए। आप इस प्लेटफॉर्म पे क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी अगर आप ऑप्शनल में लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनसीईआरटी समराइज्ड वे में। और एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंस है ये आप लोगों को पता है, कोई भी ऑप्शनल चूज किया है आप लोगों ने सब्जेक्ट, तो उस एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही है। बाकी जीएस के लिए हिस्ट्री पढ़ना ही है एनसीईआरटी समराइज्ड वे में, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ही है, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक
पढ़ना ही है आप लोगों को, तो ये एनसीईआरटी इस प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म पे समरी रूप में, और मेरे साथ भी मेरे नोट्स में भी कई सारे जो फैक्ट होते हैं वो एनसीईआरटी से भी जुड़े रहते हैं, और बाकी जो मेंस के जो तैयारी हम लोग साथ में कर रहे हैं पीटी कम मेंस, उसके भी बातें हैं, प्लस जीएस जो रिलेटेड है। आप हिस्ट्री भी इससे इस प्लेटफॉर्म पे ऑप्शनल कोर्स, इन्वायरमेंट एंड इको, आर्ट एंड कल्चर, करेंट अफेयर्स आपको काफी मददगार साबित होता है, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग स्किल भी आप लोगों को जो है कोर्स इस यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म पे आपको इन हिंदी में मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लें, और बाकी हम लोग जो है जो चर्चाएं कर रहे थे, और इसमें आप देखेंगे कि यूपीएससी सीएससी का जो जीएस सब्सक्रिप्शन कोर्स है, इस सब्सक्रिप्शन कोर्स में अगर प्लस कोर्स लेते हैं, 2 कोर्सेज है, प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको अब देखिए क्या क्या मिलता है। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर स्केड्यूल आपको इस प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सीएससी का प्लस कोर्स जो लेते हैं, आप लोग चूज करते हैं प्लान तो मिलता है, और इसमें आप लोग को 10% डिस्काउंट के लिए NAV01 कोड लगाने की जरूरत होती है। और जो जीएस का प्लान है 1 मंथ का 8,100 रुपी, और 3 मंथ्स का 20,250, पूरे जीएस इसमें कवर किए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। 12 मंथ का जो प्लान है 44,550, और इसके लिए भी NAV01 कोड लगाने पे 10% डिस्काउंट, और 24 मंथ का भी प्लान है, 36 मंथ का भी प्लान है। आप इसमें से सब्सक्रिप्शन जो है वो प्लस कोर्सेज में आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही खासियत है, एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसे आइकॉनिक कोर्स हम लोग कहते हैं। आइकॉनिक कोर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है, और इसका 12 मंथ का जो जीएस, ये ध्यान रखिएगा, जीएस सब्सक्रिप्शन प्लान जो है 69,500 की जगह मेरे साथ अगर NAV01 कोड के साथ जुड़ते हैं तो 62,550 रुपी आपको चार्जेस, सब्सक्रिप्शन चार्जेस है NAV01 कोड लगाने पे डियर फ्रेंड्स। और इसमें आपको यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन प्लान में एक बार आप लोग देख लें, लाइव क्लासेस आप लोग के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज बेहद ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर शेड्यूल जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट, पर्सनल कोच, जो कि आपको पर्सनल कोच जो है आपको बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पे जो है पर्सनल कोच की इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि ये सिलेबस यूपीएससी सीएससी का जो सिलेबस है इतना वास्ट है कि आपको एक पर्सनल एक गुरु की भूमिका में एक को, और इस प्लेटफॉर्म पे तो 100+ टॉप एडुकेटरों की टीम है जो आपको पर्सनली गाइड करती है कि कैसे आप यूपीएससी को क्रैक करेंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से आप देखिए डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक, यानी कि स्टडी प्लानर भी आपको कि आपको जो पढ़ाई की दिशा है, और बेहद ही जरूरी है यूपीएससी के लिए खासकर तैयारी के लिए कि आपको एक वे मिलना चाहिए कि किस डायरेक्शन में पढ़ाई करना है, क्योंकि अगर सिलेबस आप देखेंगे तो इतना वास्ट सिलेबस है कि उस सिलेबस जो है एक समंदर है, और इस समंदर में ही मोतियों को चुनना है। और इस वजह से ये जीएस का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, और ये खासकर आइकॉनिक का जो प्लान है, इस समंदर के मोतियों को चुनने में जो है काफी मदद, और जो मोती चुनेगा वही यूपीएससी क्वालिफाई करेगा, ये तो आपको बखूबी पता है ही। ठीक है ना, तो अगर NAV01 कोड लगाते हैं तो 12 मंथ का जो कोर्स है आइकॉनिक कोर्स यूपीएससी सीएससी जीएस का, इसमें 62,550, 24 मंथ का 96,300, एंड 36 मंथ का जो है 1,26,900 रुपी माय डियर फ्रेंड्स है इसमें। तो आप लोग जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप ऑप्शनल कोर्सेज की भी इसमें आप लोग को देखेंगे सब्सक्रिप्शन प्लान है, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान देखें आप क्या है, तो 4,500 रुपी, 6 मंथ का 20,250, और 12 मंथ का 24,750, ऐसे ही जो है, और NAV01 कोड लगाने पे जो है, और पूरी तैयारी अगर आप अभी अभी फिलहाल जो है ग्रेजुएशन किए हैं या सेकंड ईयर में है तो 36 मंथ का जो प्लान है, ठीक है ना, इसमें आप लोग ऑप्शनल कोर्सेज 45,000 पे चूज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आज जो हम लोग फिर से एक बार चर्चा करते हैं अपने विषय पे। विषय आप लोग मेरे साथ जुड़े थे कल, ठीक है ना, कल हमने जो आपको बताया, क्या बताया, क्या हम लोग पढ़े, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो सेकंड फेज जो जो विचारधाराएं चल रही थी, उस विचारधारा पे चूंकि आप लोगों को हमने हिस्ट्री बेहद ही बहुत ही ढंग से पूरे फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ाया, आप लोगों ने पढ़ा भी मेरे साथ।
सॉरी, जितने लोग मेरे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग पढ़े भी, तो लेकिन इसमें से मानो के लिए चीजों को जानने की क्या जरूरत है, जो स्पेशल यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट होता है किस तरीके से चीजें, तो उसको देखिए ब्लैंक पेज है, यही आप समझे कि आपका जो ब्लैंक, बिल्कुल दिमाग ब्लैंक है, और इस मेड इन माइंड में जो है मेरे साथ जुड़ के आप लोग समझेंगे कि हम लोगों को जो है किस तरीके की नीतियां अपना के किस तरीके का प्रिपरेशन करना है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ हम आए कि हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो कल भी हमने बताया था, आज भी बताया था कि विचारधारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विचारधारा, ठीक है ना, विचारधारा, ठीक, जो हमने पढ़ा नरम दल की क्या विचारधाराएं थी, मेंडिकेट की क्या विचारधाराएं थी, नरम दलीय विचारधारा पढ़ा हम लोगों ने, कैसे ये लोग ब्रिटिशर से जो आजादी के लिए ये लोग जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्लेटफॉर्म थे, इनके विचार क्या थे, ये हम लोगों ने पढ़ा क्लासेस में। फिर गरम दलियों का विचार जो है, गरम दलियों का विचार क्या था, इसके बारे में भी पढ़ा। अब हम लोग व्यक्तिगत बहादुरी की बातें कर रहे थे, ठीक है ना, पिछले क्लास में व्यक्तिगत बहादुरी, क्रांतिकारी आंदोलन जो है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। इसके फर्स्ट फेज को हम लोगों ने पढ़ा कब, तो 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में किस तरीके से अनुशीलन समिति की गठन होता है, ये पढ़े हम लोग। किस तरीके से जो गदर पार्टी की स्थापना होती है, इसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। कामागाटा मारू प्रकरण हम लोगों ने पढ़ा, आज भी हम लोग कामागाटा मारू प्रकरण पढ़ेंगे। अब ये 1900 जो क्यों हुआ था, इसके बारे में हमने बखूबी बताया कि ये विचारधाराएं तब पनप रही हैं जब कुंठित होके जो है यंगस्टर, युवा जो है, जो नरम दलियों की विचारधारा से जो है अलग, गरम दलियों की विचारधाराओं से अलग होते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्तिगत बहादुरी का दौर आता है जिसमें बम और पिस्टल की राजनीति के साथ जो है ब्रिटिशर्स को उन्हीं की भाषा में समझाने की बातें की जा रही हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रफुल्ल चाकी के बारे में पढ़ा, खुदीराम बोस के बारे में पढ़ा। अब जो सेकंड फेज जो इसका जो इस विचारधाराएं का जो होता है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आपको हमने बड़े ही करीने से पढ़ा है। असहयोग आंदोलन जैसे ही वापस लिया जाता है, महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को वापस लिया, तो फिर से ये विचारधाराएं जो थी, इनके क्रांतिकारी और व्यक्तिगत विचारधाराएं ही ये आके फिर से हावी हो जाती हैं, और फिर से व्यक्तिगत बहादुरी का दौर जो शुरू हो जाता है। इस दौर में कौन कौन आएंगे, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे हम लोग भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ाया भी है। भगत सिंह, ठीक है ना, बटुकेश्वर दत्त, केंद्रीय धारा सभा में इन लोगों ने बम फेंका था। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर, और एक खास बात कि इसी तरीके से विचारधाराएं जो देखेंगी कि आगे बढ़ेंगी, तो किस तरीके से जय सुभाष चंद्र बोस जो है अपनी सेना लेके ही हिंद, जय हिंद की फौज लेके वो प्लानिंग पूरा सिंगापुर में कर लेते हैं, किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को उन्हीं की भाषा में जो है हम समझाएंगे और फौज के साथ लड़ाई करेंगे नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से। और यहाँ पे ये विचारधारा इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत बहादुरी, ये आमतौर पे हमने कल भी बताया था आप लोग को, आप आज भी आप लोग पढ़ेंगे कि ये विचारधाराएं जो थी वो जनमानस तक नहीं फैल पाई। आज के समय में भले ही हम जो शहीद हैं, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद की बातें करते हैं, उद्वेलित होते हैं, लेकिन इसकी अगर नेगेटिव पॉइंट में हम जाएं, तो क्या था कि जनमानस को उद्वेलित, हालांकि जिस तरीके से जब हम लोग भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के फांसी की जब बात हुई, तो जनता किस तरीके से उद्वेलित हुई थी ये पता है, लेकिन इन लोगों ने, लेकिन इसमें एक और जो खासियत है वो बताएं कि ये बिल्कुल ही सांप्रदायिक नहीं था, ठीक है ना। इसमें हर विचार के लोग जो हैं, हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग जो हैं इस विचारधारा से गाइडेड थे, क्योंकि भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए इन्होंने अपने जान की भी कुर्बानी दे दी थी। इसके बारे में ही हम लोग, इन विचारधाराओं के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसको ही हम लोग सेकंड फेज में जो बातें हैं जो आती हैं, इसके बारे में हम बताते हैं। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा कि कामागाटा मारू प्रकरण काफी इंपॉर्टेंट है, कि कामागाटा मारू ने विस्फोटक स्थिति पैदा की, क्योंकि बाबा गुरुदत्त सिंह जो हैं, एक जापानी जनपूत, जो कल हमने बताया था आपको, कामागाटा मारू को लेके भाड़े पर लेके 351 पंजाबी सिखों को, 21 मुसलमानों को इसमें शामिल थे, कनाडा के वैंकूवर नगर ले जाने का प्रयत्न करने लगे, और कनाडा जैसे ही पहुंचे, सरकार ने बंदरगाह पर उन्हें उतरने की इजाजत नहीं दी। और इसके कारण जो है, जो प्रयास था इनका, जो गदर पार्टी का जो प्रयास था कि किस तरीके से पंजाब में आके जो गदर फैलाना है, इसके बाद यहाँ से जो है ये बाद में लाहौर षड्यंत्र
में इसका ये हुआ कि इसमें ब्रिटिशर्स ने कहा कि पंजाब में रक्तपात होते होते बचा, ताकि इस तरीके से जो क्रांतिकारी आंदोलन जो गठित किया गया था और जो पंजाब में जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत की उन्हीं की भाषा में समझाने की जो बातें थी, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लॉप होते दिखा। जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े, योजना की पोल खुल गई थी और रेजिमेंट को तोड़ दिया गया था जो हमने बताया, और घुड़सवारों को फांसी पे भी लटका दिया गया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस प्रकरण में आप लोग थोड़ा सा जान जाए कि कौन से पंजाब में गदर पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, 42 को फांसी, मतलब इस तरीके से इस आंदोलन को जो है, जो फर्स्ट फेज का जो आंदोलन जो पूरा मेरे साथ कल आप लोगों ने पढ़ा, इसको दबाया गया। ठीक है ना। पंजाब के जो गदर के नेता थे, बाबा गुरमुख सिंह, करतार सिंह, सोमन सिंह भाखना, रहमत अली शाह, भाई परमानंद और मौलवी बरकतुल्लाह। तो इस समय देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये इस जो है इनकी जो सोच है, वो सोच के साथ साथ जो ये है सशस्त्र क्रांति की जो बात जो हमने कल ही पढ़ाई थी, इसकी बातें करते हैं। और गदर पार्टी से ही प्रेरित होकर सिंगापुर में 5वीं इन्फेंट्री के 700 लोगों ने जमदार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान, इनको याद रखिएगा, चिश्ती और डुंडे खान के नेतृत्व में, चिश्ती और डुंडे खान के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ किया गया, तो सिंगापुर में 5वीं इन्फेंट्री में किया गया था। और इसी तरीके से भारत से बाहर जतिन मुखर्जी जी ने, जतिन मुखर्जी को बाघा जतिन भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा, तो उन्होंने ही इसकी कमान, व्यक्तिगत बहादुरी की जो कमान थी, जो गदर पार्टी की जो हम लोगों ने पढ़ा, इसकी कमान इन्होंने संभाल ली। और इसके कारण जो है वो आंदोलन, जो कल हमने पूरे आंदोलन के बारे में जिक्र किया था, वो आंदोलन जो है ठंडा पड़ गया था। ठीक है ना। तो राजनीतिक अस्त्र के रूप में रिवॉल्यूशनरी का प्रभाव जो है वो कम हो गया। जनता में पैठ नहीं होने के बावजूद राष्ट्रवादियों के विकास में बहुमूल्य योगदान नहीं था। क्रांतिकारियों ने अपने मनुष्यत्व पर गौर करना भी फिर से सिखाया। रिवॉल्यूशनरी की वीरता देशवासियों को बेहद पसंद आई थी। आंदोलनकारी देवी काली के आगे शपथ लेते थे और काली पूजा, भवानी पूजा करते थे और गंगा में डुबकी लगा के मिशन पे अपने निकलते थे, जिसको हमने बताया आपको। तो ये आंदोलन जो है 1917, जो विचारधाराएं की जो बात हम बता रहे थे कि ये थम गई वहां पे, क्योंकि ब्रिटिश दमनकारी नीतियों में और गदर पार्टी जिस तरीके से यहाँ पे जो प्लानिंग की थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफत में लड़ने के लिए, तो उसको क्रूएल तरीके से दबा गया था। तो फिर अब जो सेकंड फेज की जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अब इसमें जो है बिल्कुल सेकंड फेज में हम लोग आते हैं कि क्या है ये, क्यों फिर सेकंड फेज में जो है ये बढ़ा, ये विचारधाराएं जो थी वो किस तरीके से विचारधाराएं बढ़ी, विचारधारा किस तरीके से जो है आज हम लोग जो पढ़ेंगे बढ़ी, फली फूली। ठीक है ना। लेकिन इस विचारधारा को भी जो है बहुत क्रूएल तरीके से, जो भी व्यक्तिगत आंदोलन की बात करते थे, व्यक्तिगत बहादुरी की बात जो करते थे इस आंदोलन को, लेकिन हम लोग आज पढ़ेंगे कि इस असहयोग आंदोलन में जो हुआ, असहयोग आंदोलन असफल रहा था। इसको पता ही है कि महात्मा गांधी ने जिस तरीके से चौरी चौरा में जो हिंसक आंदोलन हुए, तो वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो यही दूसरे चरण का सूत्रपात, जो ये विचारधारा की जो बात कर रहे थे हम, कौन सी विचारधारा, जो क्रांतिकारी विचारधारा है, उग्रवादी विचारधारा है, और जिस तरीके से जो है व्यक्तिगत बहादुरी दिखा के ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से भगाने की जो तरकीब ये लोग सोच रहे हैं। तो इस दूसरे सेकंड फेज का जो है हम लोग आगे पढ़ाई शुरू करते हैं कि इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा फैक्ट जानेंगे। और विचारों की बात तो हमने कल के भी क्लासेस में बताई थी, आज के क्लासेस में भी। और इसको हम एक चीज और फिर से बता दें कि आप लोगों को बेहद ही करीने से हमने पढ़ाया है, अपने पिछले वाले क्लासेस में भी पूरे आंदोलन को विस्तृत रूप से बताया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो फोकस है कि किस तरीके से विचार लेके जो है वो आगे ये आंदोलन बढ़ाते हैं और भारत माता को जो गुलामी की जंजीरों से तोड़ने का जो प्रण लेते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये उपजा सेकंड फेज कब, तो असहयोग आंदोलन की वापसी। और दूसरा, इसे बल कब मिला, तो आप देखेंगे कि 1927 का जो दौर जो हमने जिक्र किया था, 1927 में जिस तरीके से साइमन कमीशन जिस तरीके से आते हैं, और लाला लाजपत राय पे जो है, लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय पे जो लाजपत राय, ठीक है, तो जिस तरीके से लाठी से प्रहार किया जाता है, वो शहीद भी हो जाते हैं। ठीक, शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ से जो व्यक्तिगत बहादुरी जो है
वो फिर से एक तो असहयोग और फिर उनको जो बल कैसे मिला, तो 1927 में साइमन कमीशन जब आया, पूरे साइमन कमीशन के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है। आप लोग दूसरे क्लास में ज्वाइन किए थे मेरे साथ, जितने लोग जुड़े हुए हैं। तो इस विचार, चूंकि ये पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि हम लोग 4 फेज में जो है ये पूरे विचारधाराएं जो हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग जो राष्ट्रीय राजनीति में जो आंदोलनकारी किस सोच से जो है चलते हैं, एक कंपाइल वे में हम लोग आज इस क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए कि तो सेकंड चरण क्यों कहा जाता है, सेकंड फेज क्यों कहा जाता है, फेज क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, क्यों, चूंकि इसको फर्स्ट फेज में हमने जो बताया, जो गुप्त संगठन बनी थी, अनुशीलन समिति बनी थी, जो गदर कमेटी, गदर पार्टी बनी थी, तो उसके बाद जिस तरीके से गदर कामागाटा मारूमा प्रकरण के बाद जो गदर आंदोलन को दबा दिया गया था 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही, तो यहाँ पे आंदोलन एक तरीके से दब गया, पूरा शांति का काल रहा। फिर महात्मा गांधी का प्रवेश हो गया इसमें। क्या है महात्मा गांधी का जो सत्य और अहिंसा की बातें जो थी, 1917 में महात्मा गांधी जो है सत्य अहिंसा के लेके ये आंदोलन शुरू हो गया था यहाँ पे। अब ये आंदोलन शुरू हो गया, असहयोग आंदोलन हुआ, और असहयोग आंदोलन जो कि काफी पीक पे था, तो इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया गया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन, तो एक खास वर्ग जो पिछले, जो हम लोगों ने फर्स्ट पेज में पढ़ा था, जो व्यक्तिगत बहादुरी के विचारों से जो गाइड होते थे, आजादी लक्ष्य एक था, ये भी हम आप लोग क्लियर करें। वो चाहे नरम दलीय हो, चाहे गरम दलीय हो, चाहे गांधीवादी नीति हो, चाहे ये जो व्यक्तिगत आजादी की बात करते हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो वीर हैं, जो शहीद हैं, तो इनकी विचारधाराएं भी क्या है, वो वहीं जाती हैं, आजादी, सिंगल पॉइंट एजेंडा जो है आजादी का था। तो इनकी विचारधाराओं से जो हम लोग गाइड होते हैं। अब देखिए कि असहयोग आंदोलन, इसको याद रखने की जरूरत है, असहयोग आंदोलन की असफलता ने दूसरे चरण की सूत्रपात की, और साइमन कमीशन ने एक बार फिर नई लहर का संचार इनमें कर दिया। तो ये विचारधाराएं जो पनपी, अगर आप देखें कि आंदोलन, असहयोग आंदोलन की बात करें तो बिल्कुल पिक पे था। असहयोग आंदोलन से जनमानस भी जुड़ी हुई थी, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, जगह जगह धरना दिया जा रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत के बहिष्कार किए जा रहे थे, ठीक है ना, बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। ठीक, इसके बाद फिर आप देखेंगे कि दांडी मार्च और महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सेकंड, 30 और 32 का फेज है। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन असफल हुआ, एक युवा वर्ग में जो है कुंठा, इवन की जो युवा वर्ग उस डायरेक्शन में तो नहीं गए, लेकिन असहयोग आंदोलन की जो वापस किया गया, महात्मा गांधी ने जो अपनी हठधर्मिता से वापस लिया, तो महात्मा गांधी में इवन के जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का भी विश्वास उस टाइम में कम हो गया था। तो वहीं देखेंगे कि जो यंगस्टर है, जो युवा है, जो व्यक्तिगत बहादुरी की जो बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं फिर से व्यक्तिगत बहादुरी, इस चरण के रिवोल्यूशनरी बन के वो आगे करते हैं। और इसको इस साइमन कमीशन ने एक बार फिर नई लहर का संचार इस वजह से किया, जो हमने पहले ही बताया। क्यों साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध तो हो ही रहा था, लेकिन जब पंजाब में जो लाला लाजपत राय थे वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उनपे डंडे से प्रहार किया गया। तो जो है युवाओं को फिर से एक बार जो है वो गुजारा नहीं लगा, ठीक है ना। तो उसी बात को हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन में फिर से जो है ये तेजी आ गई, ये सोच की जो विचारधारा है फिर से पनप गई। और इस सोच में अगर देखें तो अखिल भारतीय संघर्ष के लिए 1924 में फिर सशस्त्र क्रांति के लिए हिंदुस्तान प्रजातंत्र की स्थापना, जिस स्वतंत्र सशस्त्र क्रांति के बारे में हमने गदर आंदोलन को जो पढ़ा था, फर्स्ट फेज का जो गदर आंदोलन था, इसमें भारतीय अखिल भारतीय संघर्ष के रूप में जो है 1924 में हिंदुस्तान प्रजातंत्र की स्थापना होती है। और यहाँ लखनऊ में देखें कि क्रांतिकारी सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी को लूट लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र से आप लोग बखूबी पता है कि यहाँ पे काकोरी जो ट्रेन जा रही थी उसको इन्होंने लूट लिया, ठीक है ना। इसके नेता राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी राज का पतन देखना चाहता हूँ कहकर फांसी पे झूल गए थे, और रोशन लाल जो थे वंदे मातरम गाते हुए शहीद हो गए थे। तो यानी कि इनकी जो सोच है, ये देखिए कि एक तरफ ये क्या कहते हैं, जो विचारधाराएं की जो बात कर की जा रही है, तो यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी राज का पतन चाहता हूँ, और
फांसी पे झूल गए। दूसरी ओर जो रोशन लाल है, ठीक है ना, रोशन लाल क्या कहते हैं, वंदे मातरम गाते हुए शहीद हो गए। तो यही है विचारधाराएं इनकी, जो व्यक्तिगत जो आंदोलन जो चल रहा था इनका, इनकी विचारधाराएं। और 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस चला के जो है क्रांति को, पूरे क्रांति को दबा दिया गया। 1925। अब फिर 1927 में हम लोग पढ़ेंगे क्या है। षड्यंत्र केस में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला समेत 4 लोगों को फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे देखिए अशफाकुल्ला का नाम आ रहा है, रामप्रसाद बिस्मिल का आ रहा है। तो इससे एक स्थिति तो स्पष्ट हो जाती है यहाँ पे कि सांप्रदायिक चीजें, ये ऐसा एक व्यक्तिगत बहादुरी का और एक दौर था जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है बिल्कुल ही, यहाँ पे कोई भी आप जाति वर्ग समुदाय में इसको नहीं, ये इंडिविजुअल जो है हर किसी की एक विचारधाराएं यहाँ पे आती हैं, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल है, असफकुल्ला है, इन लोगों ने जो है फांसी पे वो लोग झूल गए। और यहाँ पे एक और चीज देखेंगे हम लोग कि सशस्त्र क्रांति, जिस सशस्त्र क्रांति को बड़े ही क्रूएल तरीके से दबा दिया गया था, गदर आंदोलन की जो हम लोग बात किए हैं, ठीक है ना, पंजाब में जो गदर जिस तरीके से कामागाटो मारू प्रकरण जो जो हुआ था, वैंकूवर से जो लोग आने वाले थे यहाँ पे, और यहाँ पे भी पूरी तरीके से एक फौज को तैयार किया गया था ताकि ब्रिटिश हुकूमत को उन्हीं की भाषाओं में चुनौती दी जा सके। तो ये एक सोच के तहत हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से, और फिर 1927 का जो है वो दौर आ गया। इस दौर में क्या होता है आप लोग समझ लें कि गूंगी बहरी सरकार को सुनाना है, यानी कि गूंगी बहरी कौन है, ब्रिटिश हुकूमत जो है, ब्रिटिश हुकूमत की बात जो यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक तरीके से आप देखेंगे गूंगी बहरी सरकार को सुनाने का मतलब यहाँ पे है कि हिंसा, यहाँ पे हम लोग अमूमन क्रांतिकारी विचारधारा का मतलब ये समझते हैं, सोच से समझते हैं कि व्यक्तिगत बहादुरी और बम और पिस्टल की राजनीति। लेकिन यहाँ पे जो केंद्रीय धारा सभा में जो है, जो जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कौन, तो भगत सिंह के बारे में, तो वो उनका जो विचारधारा है, हम तो मानते हैं कि वो बम और पिस्टल की राजनीति करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा बम फेंका जो केंद्रीय धारा सभा की बात है, जहाँ पे सिर्फ किसी को मारना मकसद नहीं था भगत सिंह का, यह स्पष्ट था। ऐसा एक छोटा बम वहां पे केंद्रीय धारा सभा में, जो दिल्ली का आज विधानसभा है, आप लोग जानते भी होंगे, वहां फेंका गया कि सरकार समझे कि हमारी मांगे क्या है। अगर जो है आप अपनी भाषा में नहीं समझेंगे तो हम बम और पिस्टल की राजनीति भी जानते हैं, लेकिन उस बम को फेंकने का मकसद कहीं भी हिंसा करना नहीं था। ठीक है। तो अब देखिए कि धीरे धीरे गतिविधियां जो है दूर हटने लगी, और साइमन कमीशन का विरोध करने पर पंजाब के मशहूर नेता जो थे लाला लाजपत राय पे बर्बर लाठीचार्ज, और जैसे ही बर्बर लाठीचार्ज हुई और उनकी मौत हो गई, शहीद हो गए लाला लाजपत राय, तो फिर से एक क्रांतिकारी आंदोलन का एक विचारधारात्मक जो चीजें थी वो विचारधारा फिर से आ गई। और देखिए कि इसमें ही 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में संगठन का नाम बदल के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र भी किया गया, और युवक यहाँ पे जो है, जो हम बात कर रहे हैं, युवक फिर से उत्तेजित हो गए, और विचारधाराएं की जो बात कर रहे हैं ये विचारधारा, जबकि पैरेलल रूप से आप देखेंगे कि 1927-28 का जो दौर है, असहयोग आंदोलन के वापस हो जाने के बाद भी सत्य और अहिंसा का प्रयास करके जो है, और जो रचनात्मक कार्य के कामों में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी के नेतृत्व में वो भी एक आंदोलन पैरेलल रूप से चल रहा था। लेकिन जो युवा हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो व्यक्तिगत आंदोलन, जो बहादुरी का परचम अपना लहरा के बताना चाहते हैं, वो उनमें विश्वास, असहयोग में विश्वास, बहिष्कार में विश्वास, इनका यहाँ पे विश्वास, उनको ये नहीं लगता था कि इस रास्ते जो है, जो सत्य और अहिंसा का जो रास्ता है, उस रास्ते से कभी भी आजादी मिलेगी। जो फर्स्ट फेज में भी हमने आपको बताया कि जिस तरीके से नरम दलीय और गरम दलियों की जो विचारधाराएं थी, तो उस समय भी क्रांतिकारियों को जो है ये विश्वास नहीं था, उनकी विचारधाराएं बिल्कुल ही अलग थी कि आपकी राजनीति से जो है भारत आजाद नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पे एक चीज आएंगे, सेंट्रलाइज बिंदु क्या है, भारत को आजाद कराना, ब्रिटिश हुकूमत से जो है वो छुटकारा देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, लाठी चार्ज करने वाले जो नेतृत्व करने वाले थे, सैंडर्स को गोलियों से भून दिए। फिर जिस जिस तरीके से हमने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को जो हमने देखा, ठीक है ना,
किस तरीके से उन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत बहादुरी का परिचय देते हुए प्लेग आयोग के जो ये थे अधिकारी थे उनको मारा था। ठीक, तो यहाँ पे भी ये चीजें युवा क्रांतिकारियों ने सोचा कि अपने बदले हुए उद्देश्य तथा जन क्रांति की बात जनता को बताई जाए। यानी कि जो उद्देश्य ये अपने उद्देश्य से प्रभावित करना चाह रहे हैं कि जन क्रांति जो है, क्योंकि जन क्रांति हमने बताया कि पिछले क्लास में हमने बताया कि जो फर्स्ट फेज का जो ये आंदोलन था बम और पिस्टल की जो राजनीति थी उसमें कहीं से भी जनता जन क्रांति नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु की जो सोच है यहाँ पे जन क्रांति में बदलने की थी और जनता को ये जगाना था। और एक दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत को भी जगाना था कि भाई गूंगी बहरी जो सरकार है वो सुन लो कि अब हमें आजादी जिस तरीके से हमारी सोच के साथ, यंगस्टर सोच के साथ वो हमें देनी होगी। और ये जन क्रांति को भी एक बार ये बात करते हैं। तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय धारा सभा जो हमने बताया बम फेंका। और ये देखिए कि बम को जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि किसी को क्षति नहीं पहुंचे। तो यहाँ एक चीज आपको जरूर क्लियर होगा कि जो क्रांतिकारी, जो रिवॉल्यूशनरी की जो हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का जो विचार जो आता है यहाँ पे हिंसात्मक विचार नहीं आ रहा है। एक चीज आप लोग क्लियर कर लें, चूंकि अगर वो चाहते तो वो हेवी बम जो होता है वो मार के डाल सकते थे जिससे बहुत सारे लोग हताहत हो जाएं, बहुत सारे लोगों को चोटिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने बहुत ही छोटा एक सुतली बम टाइप से ही फेंका था। और वो देखिए कि केंद्रीय धारा सभा में एक पर्चा लुटाया जिस पर लिखा था गूंगी और बहरी विदेशी सरकार को सुनाना था। और खुद उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दे दी। यानी कि एक जन क्रांति की जो बात है, जो इनका उद्देश्य देखिए कि किस तरीके से जो इनकी सोच है, जो इनकी विचारधारा है, चूंकि हम लोग का आज फोकस जो है विचारधाराओं पे है, तो ये किस तरीके से जन क्रांति लाना चाहते थे। अपनी नीतियों की, अपनी बहादुरी का परिचय देके ये बताना चाहते थे कि एक तरीके से जन क्रांति हो और जनता जाने, जनता उद्वेलित हो और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफत में जनता जो है खड़ी हो जाएगी। तो फिर किसी कीमत पे जो है ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे हम चलने नहीं देंगे। ठीक, तो ये थी इनकी विचारधारा। पहले फेज की विचारधारा भी पढ़ा हम लोगों ने, नरम दल गरम दल का भी विचारधारा पढ़ा हमने, महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का भी विचारधारा पढ़ा हमने। और उसी में क्रांतिकारी आंदोलन जो सेकंड फेज का है, इनकी विचारधाराएं थोड़ी सी चेंज होके इसमें है तो वही रहा। ठीक, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि विदेशी सरकार को सुनाना था, गिरफ्तारी दी। उनकी जो थी केंद्रीय धारा सभा में बम फेंकने का उद्देश्य क्या था, तो जन क्रांति लाना, जनता को बताना कि ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत करो और व्यक्तिगत बहादुरी जो है दिखाओ। ठीक है ना, ताकि जब तक हर एक आदमी, हर एक इंसान जो है वो उद्वेलित नहीं होगा, तब तक ये ब्रिटिश हुकूमत जो है भारत को छोड़ के जाने वाली नहीं है। तो यहाँ पे इनकी विचारधाराओं से थोड़े से पहले अगर फर्स्ट पेज की जो बात की, वहां से थोड़ा सा अलग माइन्यूटली डिफरेंसेस है, बट है। इसमें जब भी आप लोगों को राइटिंग स्किल, जब आप लोगों को लिखना होगा, मीन्स का आंसर तैयार करना होगा, तो इस तरीके से भाषाएं का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत ही, या आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन किए जाते थे हैं। तो अगर क्रांतिकारी शब्द आता है, उसमें रिवॉल्यूशनरी शब्द आता है, तो यहाँ जाके ये जो जन क्रांति की जो बात ये विचार के लोग करते हैं, तो इसको समझने की आपको जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ एक अलग तरीके की जो क्रांतिकारी तो हैं, लेकिन जन क्रांति के लिए इनकी विचारधाराएं सामने आती हैं। ये बम फेंकने, बम पर जो केंद्रीय धारा सभा में जो बम फेंकी गई, इसके बारे में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली? सैंडर्स को गोलियों से भी भूना, बाद में जाके जो केंद्रीय धारा सभा में बम फेंकते हैं, किसके लिए? जन चेतना के लिए, जन क्रांति के लिए, व्यक्तिगत रूप से हर एक को जो है बहादुरी का परिचय देने के लिए। अपने आप को गिरफ्तारी देते हैं। गिरफ्तारी क्यों देते हैं? गिरफ्तारी इसलिए देते हैं कि देश की जनता जाने कि हम लोग जो है, एक तरफ देश की जनता जाने कि इस असेंबली में हुआ क्या है, दूसरी तरफ एक डर भी दिखाने का है, जो ब्रिटिशर्स अब समझ जाएं, सबक ले लें कि हम लोग अब ऐसे मानने वाले नहीं हैं। आपकी भाषा में जो है हम जवाब देने को तैयार हैं। इस देश की जनता जो है वो तैयार है और ब्रिटिश हुकूमत को अब हम लोग यहाँ पे ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
बंगाल के युवा देखिए किस तरीके से तेवर में हैं, जो हम बताते हैं आपको। इसी दौरान बंगाल में युवा क्रांतिकारी तेवर में आ गए। अप्रैल 1930 में या फिर वहां चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने छापा मारा। इस छापामार का नेतृत्व किसने किया था? मास्टर सूर्य सेन ने। यहाँ भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये सशस्त्र विद्रोह की बातें हो रही हैं। स्वतंत्र भारत सरकार का अपने प्रधान घोषित किया है। यहाँ पे इन्होंने एक पैरेलल जो है सरकार जो है मास्टर सूर्य सेन ने है वो एक सरकार जो है वो बना ली चटगांव में। और इसकी खासियत क्या थी कि क्रांतिकारी में महिलाएं भी शामिल हो। यहाँ देखिए कि अगर क्रांतिकारी दल की जो बात हो रही है, जो सोच की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस सोच से महिलाएं भी जुड़ जाती हैं। जो चटगांव के जो शस्त्रागार पर जो क्रांतिकारियों ने छापा मारा, किसके? सूर्य मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में। तो यहाँ पे बंगाल के जो हैं जो महिलाएं हैं, इस विचारधारा से अब 1930 में आके महिलाएं भी इस विचारधारा से जुड़ जाती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये विचारधारा जो है अपने जनमानस को भी काफी प्रभावित कर रहा था। व्यक्तिगत बहादुरी के जो अगर महिलाएं जो हैं अगर इस विचारधारा से जुड़ रही हैं, तो ये बड़ी बात है कि महिलाएं भी अब जो है क्रांतिकारी तेवर अख्तियार करके इस ब्रिटिश हुकूमत की चूल हिलाने के लिए तैयार हो जाती हैं। यही है एक विचारधाराएं। और इनका नाम जो है जो जेल में सताए जा रहे हैं, इनको 62 दिवसीय जो है भूख हड़ताल किसने किया? जतीन दास ने किया था। उनकी मौत हो गई। इसके कारण भी जो है इसमें कहा गया कि अब जल्द ही अंतिम संघर्ष की दुदुम्भी बजेगी। यानी कि जो क्रांतिकारी जो वीर थे, इनको जेल में डाला गया था, उनको जेल में सताया जा रहा था। तो जतीन दास जो थे वो 62 डेज यानी 2 महीने से भी ज्यादा भूख हड़ताल पे रहे। पतले दुबले से थे और उनका अंत में जो है वो भूख हड़ताल के कारण मौत भी हो गई। तो इन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों ने कहा कि बहुत ही जल्द अंतिम संघर्ष की दुदुम्बी बजेगी और प्रत्येक जो भारतीय है वो व्यक्तिगत बहादुरी के साथ जो है वो ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देगा। ठीक। तो ये और इसमें खासियत जो हमने बताया जो विचारधाराओं से जो जुड़ रही है कौन? तो महिलाएं जुड़ रही हैं। इसके बारे में भी आप लोग खास तौर पे इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? आंदोलन को इस आंदोलन को भी जो है पहले वाली जो बात बताया इस आंदोलन को भी दबा दिया गया। ठीक है ना? चूंकि ब्रिटिश हुकूमत जो थी वो बहुत ही क्रूएल तरीके से और किस तरीके से एक्ट लाती थी, जिसमें आप लोगों ने रोलेक्ट एक्ट के बारे में हमने बताया भी था, आप लोगों को पढ़ा भी आप लोगों ने। भगत सिंह ने आंदोलन जब दगाया गया तो कहा था कि देखने में जरूर मैंने आतंकवादियों की तरह काम किया है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। बिल्कुल ही क्लियर। चूंकि आतंकवादी शब्द का अगर प्रयोग करते हैं आप लोग, तो ये जो है क्या है? चूंकि इतिहासकारों ने इस तरीके से लिखा है, बट इन लोगों ने देश की आजादी की बात की, देश की स्वतंत्रता की बात की, भारत माता की बेड़ियों को से जंजीरों की बेड़ियों से हटाने की बात कर रहे थे। ये अपने देश की बात कर रहे थे, अपने देश की बात कर रहे थे। इस वजह से इन्हें ये ये कहा गया क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी को का आंदोलन दबा दिया गया और ये समाप्त भी हो गया। और चंद्रशेखर आजाद जो है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस का मुकाबला करते हुए मारे गए। ठीक है ना? शहीद हो गए। और सूर्य सेन जो है 1933 में गिरफ्तार करके इन्हें भी, चूंकि सूर्य सेन के बारे में हमने बताया आपको कि इन्होंने क्या किया था, कि इन्होंने जो हमने बताया आपको कि इन्होंने एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर ली थी। यानी कि ब्रिटिश हुकूमत को बताने के लिए यहाँ पे एक बार फिर से इरेज करते हैं। इस लाइन का इम्पोर्टेंस है और इसको जानने की जरूरत भी है आप लोगों को कि ये देखिए कि वेट अ मिनट। देखिए कि यहाँ खासियत देखिए आपकी स्वतंत्र भारत सरकार का अपने को प्रधान घोषित किया। यानी कि इन्होंने एक पैरेलल सरकार वहां पे मास्टर सूर्य सेन ने बनाई थी। इस आंदोलन से क्रांतिकारी महिलाएं भी जुड़ी। ठीक है ना? तो इसे ही जानने की जरूरत है आपको। और इलाहाबाद वाली बात बताया, सूर्य सेन को जो है 1900 फांसी दे दी गई इनको, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र सरकार बना लिया था। स्वतंत्र सरकार बनाने का मकसद ही यही था कि ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देना, ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता को स्वीकार नहीं कर लेना। अगर समानांतर सरकार अगर कोई बनाता है तो सीधा सीधी ये झंडा बुलंद कर दिया कि हम अब आपकी सरकार जो है ब्रिटिश सरकार जो है वो कबूल नहीं है। इस सरकार को अब इस देश से जाना ही होगा और हम लोग काबिल हैं कि अपने देश को चला सकेंगे। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो ये विचारधाराएं जो हम बता रहे थे आपको,
और बाद में ये तो काफी इम्पोर्टेंट लाइन है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। ये पता ही है। अब देखिए कि 1918, ये काफी इम्पोर्टेंट है फैक्ट के लिहाज से। विद्रोह समिति की रिपोर्ट जो है, सेडिशन कमिटी रिपोर्ट में क्या कहा गया कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है प्रथम आभास महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था। और रिवॉल्यूशनरी से निपटने के लिए 1907 में जो है प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग एक्ट लाया गया। 1908 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम लाया गया। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम लाया गया। 1910 में समाचार पत्र अधिनियम लाया गया। और सबसे घिनौना कानून 1915 में भारतीय सुरक्षा नियम कानून। यानी कि इस कानून के बनाने के मकसद देखिए कि अगर जो है देखेंगे कि 1907 में प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग एक्ट लाया जाता है, 1908 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम लाया था। यानी कि कहीं ना कहीं जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस विचारधारा से, इस लड़ाई से कहीं ना कहीं वो डरती थी। इस वजह से जो है विस्फोटक पदार्थ, यानी कि कोई भी विस्फोटक पदार्थ का जो इस्तेमाल अगर बम बनाने के लिए, पिस्टल बनाने के लिए, जो बम और पिस्टल की राजनीति हमने आपको समझाई, विचारधारा की जो बातें बताई, तो यहाँ पे ये अधिनियम लाया गया ताकि इस आंदोलन को वहीं पे कुचल दिया जाए। फिर भारतीय फौजदारी कानून में भी संशोधन करके इसको, इस आंदोलन को दबाने का एक तरीके से कानून लाके इस विचारधारा को ही वहीं पे खत्म कर देने का प्रयास किया गया। लेकिन आज भी ये विचारधाराएं जो है वो खत्म नहीं होती है, क्योंकि उनका मकसद एक ही था। मकसद क्या था? आजादी, भारत को आजाद कराना। ठीक है ना। समाचार अधिनियम, क्योंकि इन लोगों ने जो काल पत्रिका के बारे में बताया, हमने जो सांध पत्रिका पिछले ही क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ा है कि ये व्यक्तिगत बहादुरी को काफी प्रमोट करते थे। ये आंदोलन को काफी लोग पढ़ते थे, काफी जो मैगजीनों में छपते थे, इनकी बहादुरी के पूरे परिचय दिए जाते थे, लोग पढ़ते थे, इसको उद्वेलित होते थे और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार होते थे। तो इसमें भी, इसको भी रोकने के लिए समाचार पत्र अधिनियम 1910 में लागू कर दिया गया, ताकि इनको प्रमोशन कहीं से भी नहीं मिले। और सबसे घिनौना जो 1915 का जो था, 1915 का भारतीय सुरक्षा अधिनियम, इसको बना दिया गया। तो डियर दोस्तों, आज जो हम लोगों ने पढ़ा कि सेकंड फेज को किस तरीके से असहयोग आंदोलन में जो कुंठाएं उपजी थी, उसके कारण सेकंड फेज का क्रांतिकारी विचारधाराएं जो थी वो आई। और विचारधाराओं में आप देखेंगे जो केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया था, तो इस वजह से नहीं कि किसी को मारना था। ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से पैरेलल, एक अलग तरीके की जो है सशस्त्र क्रांति तो है, व्यक्तिगत बहादुरी तो है, लेकिन किसके लिए है? तो गूंगी और बहरी जो विदेशी सरकार है, उसको जगाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को एक पूरे तरीके से जो है एक थॉट जो है वो डेवलप हो गया। ठीक है ना। और पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है भारतीय राजनीति में गदर के बारे में, कल ही हमने पढ़ा है, क्योंकि इससे फर्स्ट फेज की ये बातें थी। एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं। व्यक्तिगत बहादुरी के बारे में जो कल के क्लास में हमने पढ़ाया था, क्या था, आप लोग फिर से एक बार कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी के बारे में, कि मुजफ्फरपुर में जज जो है किंग्सफोर्ड की समझ के 1905 में बम फेंका था। और यही देखें कि 1905 में ये बम फेंका गया। और फिर कब सेंट्रल असेंबली में फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकते हैं। उस आंदोलन को भी दबा दिया गया। बाद में चाकी ने खुदकुशी कर ली और खुदीराम को फांसी दे दी गई। और फिर अगर हम लोग देखेंगे, जब असेंबली में जब बम फेंका जा रहा है, तो किस तरीके से भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु को किस तरीके से दबाया जाता है और फांसियों पर लटकाया जाता है। इस घटना ने तेजी देश में उत्तेजना फैला दी। और फिर भगत सिंह के जो सेकंड फेज के जो भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, ठीक है ना, बटुकेश्वर दत्त हैं। बाद में देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल हैं, सूर्य सेन हैं, चटगांव वाले सूर्य सेन। ठीक है ना। तो इन्होंने, इनके कारण भी फर्स्ट फेज में तो उत्तेजना फैला दी, और सेकंड फेज में भी आप देखेंगे काफी उत्तेजना फैलाई गई। इस घटना ने तिलक को भी जो है, तिलक ने भी काफी मुक्त खंड से ये था, ठीक है ना, प्रशंसा की थी। जन क्रांति लाने की कोशिश नहीं थी। इसको फिर से एक बार जान जाए कि लंदन में जो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला लाजपत राय, मैडम भिकाजी कामा, अजीत सिंह, व्यक्तिगत बहादुरी का ये दौर था जो फर्स्ट फेज की बात। इन युवकों ने जन क्रांति लाने की कोशिश नहीं की। और बाद में जो देखेंगे, जो फर्स्ट इन युवकों ने जो क्या है, फर्स्ट फेज की जो बात करें, जो विचारधाराएं हैं, विचारधारा, लेकिन जन क्रांति को लाने के लिए जो है भगत सिंह ने क्या किया,
भगत सिंह की जो बात थी, भगत सिंह में जन क्रांति लाने के बाद की, क्योंकि क्योंकि असेंबली में बम फेंका, असेंबली में केंद्रीय धारा सभा में बम फेंका, ठीक है ना। लेकिन वहां पे किसी को मारने का मकसद नहीं था, वो बताना था, एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत को बताना था विचारधाराएं में अपने कि आप जगो, अब हम गुलाम रहने वाले नहीं है। दूसरी तरफ जनता को बताना था, जन क्रांति, जन चेतना को बढ़ाना था कि जनता जो है उद्वेलित हो जाए और जो है इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफत में खड़ी हो जाए, कतारबद्ध खड़ी हो जाए और व्यक्तिगत बहादुरी दिखा के जो है इस ब्रिटिश हुकूमत को जो है उखाड़ फेंके। ठीक है दोस्तों। और अनुशीलन के समिति के बारे में भी हमने बताया कि कैसे श्री वी मित्रा जो है अनुशीलन समिति जो है 500 अधिक गुप्त शाखाएं, जो कल के क्लास में पढ़ा हमने। जो समाचार पत्र की बात बताया कि 1910 में किस तरीके से दबा दिया गया, तो समाचार पत्र जो था संध्या, युगांतर जो बंगाल से निकलता था, युगांतर के बारे में आप लोग जानते हैं। इनको दबाने के लिए महाराष्ट्र का प्रमुख पत्र जो था काल, काल को दबाने के लिए, चूंकि ये तीनों पत्रिकाएं जो थी ये महिमा मंडन करने में लगी हुई थी। किसके? तो जो व्यक्तिगत आजादी की बात कर रहे थे, जो व्यक्तिगत बहादुरी की बात कर रहे थे, जो इस तरीके के विचारधारा से, आइडियोलॉजी से प्रेरित थे, इनका महिमा मंडन करते थे। और बरिंद्र कुमार जो घोष है, भवानी मंदिर मां नाम की पुस्तक भी लिखे थे और इसका पूरा भवानी मंदिर में भी इनकी गुणगान की जाती थी, व्यक्तिगत बहादुरी को महिमा मंडन किया जाता था। और इस वजह से ही ब्रिटिश हुकूमत जो है इस 1910 में जो है प्रेस कानून लाके इसको दबाया गया, क्रांतिकारी जो है संगठित करने का एक केंद्र बना हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो जो कल हमने क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन के बारे में बहुत ही भली भांति आपको पढ़ाया हमने। मदन लाल ढींगड़ा ने किस तरीके से करजन वायली को गोली मार दी थी, ठीक है ना, फांसी पे लटक गए थे और सावरकर भी बंदी बना लिए गए थे। और जो है हमने पढ़ाया आपको अहमदाबाद बम कांड और सतारा बम कांड जो है षड्यंत्र कांड, जो है अभिनव भारत के दो मशहूर जो है, अभिनव भारत यानी कि गुप्त क्रांतिकारी संगठन की जो बात कर रहे थे हम लोग, जो सावरकर क्या था, मेजनी के तरुण इटली से प्रेरणा लेकर गुप्त सभाएं की थी, अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी ये, ठीक है ना। और विनायक दामोदर सावरकर जो थे अभिनव भारत नाम के क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन 1904 में ही बना लिए थे। और लंदन में देखिए कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापना की थी। युद्ध का संकल्प इन्होंने लिया था और प्रेरित कहाँ से थे, आप देख सकते हैं कि मैक्सिको यहाँ तक जो है इन देशभक्तों का जो है ये पार्टी यहाँ तक मिली हुई थी। ठीक है दोस्तों। तो बम और पिस्टल के बारे में हमने बताया ही आपको, किस तरीके से जो फर्स्ट फेज की जो चीजें थी जो हमने आपको बताई उसके बारे में की विचारधारा, इस बारे में मुखपत्र गदर के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जान जाए, क्योंकि कल का अगर बहुत सारे लोग क्लास नहीं ज्वाइन किए हो तो क्या था, इसके सिरे पे लिखा होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन, भारत में फैलाने वाले बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है। ये मुखपत्र था जिसको हमने कहा कि गदर जो था, तनख्वाह मौत, इनाम शहादत, पेंशन आजादी, लड़ाई का मैदान भारत, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह की जो योजना बनी थी उसके बारे में भी, गदर सशस्त्र विद्रोह 1913 की बात हमने बताया आपको। तो चलिए दोस्तों, लेट्स क्रैक इट 10 कोड नहीं बोले 10%। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। और एक बार फिर से आपको हम बताएं कि आज हमने जो पढ़ा, विचारधारा के बारे में पढ़ा। विचारधाराएं कौन सी विचारधाराएं? असहयोग आंदोलन के असफल होने के सेकेंड फेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सेकेंड फेज में जो क्रांतिकारी विचारधारा है, जो क्रांतिकारी आंदोलन है, जो व्यक्तिगत बहादुरी की जो बात है, इसके बारे में डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने जाना। तो दो फेज में हम लोगों ने इसको क्लियर किया। इसको पहले भी हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो अनअकैडमी_, नवनीत सरन के साथ जुड़ेंगे टेलीग्राम पे, तो आप लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा डियर दोस्तों। डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और what you will get in this platform: daily live classes, live test and quizzes, structure course, unlimited access इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है। ठीक है। तो लेट्स क्रैक इट माय डियर फ्रेंड्स। और एक बार अगर आप लोग जो है वो सब्सक्रिप्शन प्लान देख लें कि कम्प्रिहेंसिव सिलेबस यूपीएससी सीएससी का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये आपको कम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलता है दोस्तों। इसमें आप लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी समराइज वे में, हिस्ट्री की पूरी ऑप्शनल कोर्सेज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करेंट अफेयर आपको पढ़ने का मौका मिलता है, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग स्किल जो है। और सब्सक्रिप्शन प्लान अगर देखें, जीएस सब्सक्रिप्शन प्लान जो प्लस का कोर्स है,
वो 1 मंथ का अगर देखें आप लोग डियर फ्रेंड्स लेना चाहें 8100 10% डिस्काउंट के लिए NAV01 कोड, और 12 मंथ का जो कोर्स है जो सब्सक्रिप्शन है 44,550 रुपये का। तो इसमें आपको अगर प्लस कोर्स लेते हैं तो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल आप लोग को मिलता है। और इसके साथ साथ जो आइकॉनिक कोर्स है इसे देख लें, यूपीएससी का जो आइकॉनिक कोर्स है ये 12 मंथ का जो प्लान है पूरे 1 साल इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करते हैं। तो 62,550 ये क्या है, ये जीएस सब्सक्रिप्शन प्लान, और NAV01 कोड 10% डिस्काउंट के, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर ऑप्शनल कोर्स आप लोग ज्वाइन करते हैं यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान, एक बार देख ले, 1 मंथ 4,500 रुपी, 6 मंथ 20,250 और 12 मंथ का 24,750, 24 मंथ यानी कि पूरे 2 साल की जो पढ़ाई है आप लोग की 36,000, और 36 मंथ का जो है 40,000, और NAV01 कोड लगाने पे आपको 10% डिस्काउंट डियर फ्रेंड्स मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हमने जो सेकंड फेज के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा, फर्स्ट फेज में हमने पढ़ा कि यानी कि हम लोगों ने जो आज पढ़ा फिर से एक बार हम आप लोग को बताएं डियर दोस्तों, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो है विचार, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो विचार की राजनीति है, किस तरीके से विचार को जो है बढ़ावा मिला, कैसे उद्देश्य एक था भारत को आजाद करना, उसमें हम लोगों ने विचार में पढ़ा। गरम दलियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, नरम दल, गरम दल, फिर महात्मा गांधी किस तरीके से असहयोग और आंदोलन और सत्य और अहिंसा का आंदोलन, और इसी बीच हमने 2 फेज में हम लोगों ने पढ़ा जो व्यक्तिगत बहादुरी की जो बात है, जो क्रांतिकारियों की बात है, जो रिवोल्यूशनरियों की जो बात है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और 2 तरीके के, एक तरीके के विचारधारा बम फेंक के जो है ब्रिटिशर्स को धमकाना, मारना और उनको गुलामी की, उनको भारत की आजादी की बात की, और दूसरी तरफ जब केंद्रीय धारा सभा में जब बम फेंकते हैं, कौन, भगत सिंह जब फेंकते हैं तो वो ये कहते हैं गूंगी और बहरी जनता को बताना है हमें, और यहाँ पे एक तरीके से वो मैसेज, जन क्रांति की एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि इससे प्रत्येक व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत बहादुरी के साथ जो है इस ब्रिटिश हुकूमत की चूल हिला दे। ठीक दोस्तों, लेट्स क्रैक इट, फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।